हेलो दोस्तों, ज्ञानपुर डिवीजन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, ये टॉपिक चल रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। और आज हम देखेंगे विदेशियों का विवरण। विदेशियों द्वारा भारत के बारे में क्या क्या जानकारी मिली है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ये एकदम एग्जाम पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, कुछ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वही इसमें पढ़ाया जाता है। अब देखते हैं विदेशियों का विवरण। टेसियस पहला जो लेखक था, ये जैसे यूनानी लेखक थे। देखिए यहाँ पे हमको यूनानी लेखक, ठीक है, कितने यूनानी लेखक थे उसको हम देखते हैं। टेसियस, टेसियस कौन था? तो ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कौन था? तो ईरान का राजवैद्य था। इसका जो विवरण है वो अविश्वसनीय है, काल्पनिकताओं से भरी पड़ी है इसकी विवरण। और दूसरा कौन सा है? हेरोडोटस। हेरोडोटस क्या है? तो इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। भारत फारस, वर्तमान में ईरान, जिसे फारस को वर्तमान में ईरान कहते हैं। तो भारत फारस संबंध का वर्णन है इसमें। और किस समय का वर्णन है? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का वर्णन है। इसका भी विवरण विश्वसनीय नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सिकंदर के साथ आने वाले लेखक। सिकंदर के साथ कौन कौन आया था? तो निर्याकस आया था, आने सिक्रेटस आया था, अरिस्टोबुल्स आया था। ये प्रत्यक्ष अनुभव किए थे, ये आए थे, भारत को घूमे थे, तो इन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया था, इसलिए यह अधिक प्रमाणित और विश्वसनीय है। पता है मेगास्थनीज, 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 मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्या था? सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। और इंडिका में क्या है? तो मौर्यकालीन समाज के प्रशासन और सांस्कृतिक विवरण इसमें मिलते हैं। मौर्यकालीन समाज, संस्कृति, प्रशासन और सांस्कृतिक विवरण मिलते हैं। अब आते हैं 5वां नंबर कौन है? डाइमेकस। डाइमेकस कौन था? तो सीरियन नरेश अंतियोकस, अंतियोकस का राजदूत था। ठीक है, बिंदुसार, बिंदुसार के दरबार में यह आया था। किसके दरबार में आया था डाइमेकस? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण मौर्यकाल, मौर्यकाल में की जानकारी मिलती है इसके, इससे। डायोनीसियस, 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 तो ये मिस्र के शासक टॉलमी फिलेडेल्फस, टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। यह कौन था? तो मिस्र के शासक टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। और किसके दरबार में आया था? तो अशोक के दरबार में आया था। अब 7वां नंबर देखें, टॉलमी। टॉलमी क्या है? तो टॉलमी की पुस्तक का नाम क्या है? भारत का भूगोल। टॉलमी की पुस्तक का नाम क्या है? भारत का भूगोल। इसमें क्या किया गया है? तो भारत के नदियों, नगरों, नदियों और समुद्र तटों का विवरण और जानकारी मिलती है इससे। ठीक है, यूनानी लेखकों में अब आते हैं पिलिनी। पिलिनी क्या है? इसकी पुस्तक का नाम था नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री में क्या क्या है? तो इसकी क्या जानकारी मिलती है? तो भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खाद्य पदार्थ का विवरण इसमें मिलता है। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन, मतलब इस लेखक का नाम अभी तक नहीं पता कर पाए हैं हमारे इतिहासकार। लेखक अज्ञात है, लेकिन इसमें विवरण क्या क्या है? तो भारत के बंदरगाहों का विवरण है, व्यापारिक वस्तुओं का विवरण है, समुद्री व्यापार का विवरण इसमें है। जैसे एग्जाम में कैसे पूछ सकता है? इसमें पूछ सकता है कि भारत के बंदरगाहों का विवरण किस पुस्तक से रिलेटेड है, या फिर व्यापारिक वस्तुओं का, या फिर समुद्री व्यापार का, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, 9 यूनानी लेखक हैं। ठीक है, आपको एकदम याद रहना चाहिए, ये एकदम एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं चीनी लेखक। चीनी लेखक फाइयान। फाइयान जो था वो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि क्या दी गई थी? विक्रमादित्य के नाम से। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। इसका विवरण किस पे है? तो मध्य प्रदेश के सामाजिक और सांस्कृतिक और जनता की स्थिति के बारे में यह जानकारी देता है। इसका उद्देश्य क्या है?
सॉरी, भारत आने का उद्देश्य इसका क्या था? तो भारत आने का उद्देश्य इसका था बौद्ध धर्म का अध्ययन। ठीक है। संयुंगन, संयुंगन, संयुंगन क्या है? तो यह 518 ईस्वी में भारत आया था। संयुंगन, संयुंगन जो है 518 ईस्वी में भारत आया था। इसका विवरण, जो बौद्ध धर्म के इतिहास के लिए उपयोगी है। यह बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में जानकारी इससे मिलती है। धार्मिक दृष्टिकोण इसका क्या था? तो इसने बौद्ध की प्रतिमा और सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का पूजन किया। अगर आ जाए परीक्षा में कि बौद्ध, सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का पूजन किस लेखक ने किया, तो सन युंगन, सन युंगन। और इसने क्या किया? इसने सिंध का राजा, उस समय इसने लिखा था, जानकारी मिलती है कि सिंध का राजा शूद्र था। ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है इससे, धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है इसके विवरण से। अब आते हैं वेनसंग। वेनसंग क्या है? तो भारत आगमन हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ था। ये भारत कब आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये 629 ईस्वी में चीन से चला और 645 ईस्वी में चीन चला गया। देखिए, तो 629 ईस्वी में चीन से चला और 645 ईस्वी में चीन चला गया। इसका उद्देश्य क्या था आने का? तो इसका उद्देश्य था नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और भारत के बौद्ध ग्रंथ एकत्र करना। इसका क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करना और भारत में बौद्ध ग्रंथ का एकत्र करना। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन का प्रमुख केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। कुलपति इसके आचार्य शिलभद्र। एकदम इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट बताया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अलग आ ही नहीं सकता है। अगर कुछ आता है तो वो आप टेस्ट सीरीज से भी कवर कर सकते हैं। यात्रा वृत्तांत, इसकी यात्रा वृत्तांत मतलब इसकी रचनाएं सीयू की, इसको रचना वृत्तांत कहते हैं। इसमें क्या है? तो इसमें 138 देशों का विवरण है। इसमें 138 देशों का विवरण है और इससे जानकारी क्या मिलती है? हर्षकालीन समाज की, धर्म की और राजनीतिक विवरण इसमें मिलता है। अब आते हैं इति सिंह। इति सिंह 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, सॉरी 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। क्या किया था? 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसका विवरण क्या है? तो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सामाजिक, धार्मिक और स्थिति का वर्णन है इसमें। उस समय के सामाजिक, धार्मिक और स्थिति का वर्णन है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसका विवरण भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इति सिंह। अब हम आते हैं, यह है अरबी लेखक। अरबी लेखक में दो थे, अल-बिरूनी, इब्न बतूता। ये अल-बिरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? अगर आ जाए तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। वो ख्वारिज में, तुर्कमेनिस्तान का निवासी था। ख्वारिज जो कि तुर्कमेनिस्तान में है, उसका निवासी था। इसकी कृत क्या है? किताब उल हद हिंद, सॉरी किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, या फिर इसको कहते हैं तहकीकात हिंद। इसका हिंदी में अर्थ हुआ भारत की खोज। इसमें विवरण क्या मिलता है इसके? तो राजपूत कालीन समाज, धर्म और राजनीति और संस्कृति की जानकारी मिलती है। राजपूत कालीन समाज, धर्म और राजनीतिक और संस्कृति की जानकारी मिलती है। इब्न बतूता, 14वीं शताब्दी में भारत आया था। कब आया था? 14वीं शताब्दी में। यात्रा वृत्तांत इसकी क्या है? तो रेहला। यात्रा वृत्तांत मतलब इसकी पुस्तक है। अब 1333 ईस्वी में भारत पहुंचा। 1333 ईस्वी में भारत पहुंचा। इसकी विद्वता से खुश होकर जो इब्न बतूता था, इसकी विद्वता से खुश होकर उस समय जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, दिल्ली का काजी इसे नियुक्त कर दिया। दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया, मतलब न्यायाधीश। रेहला में क्या है? तो रेहला में किसका स्रोत है? तो तुगलक कालीन भारत का प्रमुख विदेशी स्रोत है।
तुगलक कालीन जो इतिहास आप पढ़ते हैं वो किससे लिया गया? रेहला से। अन्य विदेशी लेखक तारानाथ, तिब्बती लेखक थे ये। कौन थे? तिब्बती लेखक। इनकी रचनाएं क्या थी? इनकी जो रचनाएं थी वो थी कंगयूर, कंगयूर और तंगयूर, कंगयूर और तंगयूर। इसमें क्या था? इसमें किसकी जानकारी मिलती है? बौद्ध धर्म के इतिहास की जानकारी इसमें मिलती है। ठीक है। दूसरा क्या है? मार्को पोलो। मार्को पोलो, मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने पांडे देश की यात्रा की थी। इसने किसकी यात्रा की थी? पांडे देश की। और इसकी जानकारी इससे जानकारी क्या मिलती है? तो दक्षिण भारत के व्यापार, समाज, आर्थिक स्थिति का जानकारी मिलती है मार्को पोलो से। ठीक है। अब आते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है? तो अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और उसके बाद से विदेशियों का विवरण हमने देखा। अब आते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। भारतीय पुरातत्व का पितामह किसे कहा जाता है? सर एलेक्जेंडर कनिंघम। किसे कहा जाता है? सर एलेक्जेंडर कनिंघम। तो वैदिक एवं प्राचीन प्रमाण क्या है? वैदिक एवं प्राचीन प्रमाण किससे मिलता है? तो पहला है बुगाज कोई अभिलेख। ये देखिए, बुगाज कोई अभिलेख, एशिया माइनर इसे बोला जाता है। इसमें वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं, मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य। ठीक है। बुगाज कोई अभिलेख, ये वैदिक एवं प्राचीन प्रमाण है यह वैदिक का। इसमें वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। अब आ जाते हैं, देखिए, गरुड़ स्तंभ लेख यमन राजदूत हेलियोडोरस का था। ये धार्मिक इतिहास इससे पता चलता है। भागवत धर्म, वैष्णव संप्रदाय के विकास का प्रसारण, इससे क्या जानकारी मिलती है? तो भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय के विकास का प्रसारण मिलता है। ये तो हमने देखा। उसके बाद से अब नोट में देख लीजिए जो अभिलेख हैं। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल के शासनकाल में था। इसमें क्या था? भारतवर्ष शब्द का प्रथम उल्लेख इसमें मिलता है। सागौरा अभिलेख, सागौरा अभिलेख में अकाल का प्रथम साक्ष्य मिलता है। अकाल। भारतीय स्तंभ लेख, भारत पर हूण आक्रमण का प्रथम साक्ष्य मिलता है। एरड़ अभिलेख, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य मिलता है। मंदसौर अभिलेख, रेशम बुनकरों का साक्ष्य मिलता है। ठीक है। तो ये 5 अभिलेख जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने चुन के इसको निकाल दिया था। प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व, प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व बुर्ज होम कश्मीर में। यहाँ पे क्या क्या मिले हैं? तो नवपाषाणकालीन स्थल है ये। गर्तावास गड्ढा घर का प्रमाण मिला है यहाँ पे। ठीक है। मनुष्य के साथ पालतू कुत्तों को दफनाने की प्रथा है यहाँ पे। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने की प्रथा है। मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र से पहले हम जो अभिलेख हैं वो देख लेते हैं पूरे। अभिलेख, अभिलेख और संबंधित जो शासक थे उस समय वो था। हाथी गुफा अभिलेख किसके से संबंधित है? खारवेल के शासक। जूनागढ़ रुद्रदामन, नासिक गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख जो था वो पुलकेशिन द्वितीय के समय में। मंदसौर यशोवर्मन, ग्वालियर यशोवर्मन, भीतरी स्कंदगुप्त, देवपाड़ा विजयसेन। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। ठीक है। अब आते हैं मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र में क्या? आहा सिक्के का सारपड़ कहा गया इन्हें, सबसे प्राचीन थे। सिक्कों पर लेख अंकित करने का शुरुआत किसने किया? यवन शासकों ने। ठीक है। बीड़ा बजाती मुद्रा समुद्रगुप्त की थी। ठीक है। बीड़ा बजाती हुई मुद्रा किसकी थी? समुद्रगुप्त के। अगर आ जाए क्वेश्चन में कि बीड़ा बजाती हुई मुद्रा किस राजा से संबंधित है या फिर किस शासक से संबंधित है और 4 दे दे तो क्या करना है? समुद्रगुप्त। रोमन सिक्के, रोमन सिक्के कहाँ मिले हैं? अरिकमेडू पांडिचेरी के निकट मिले हैं। भारत रोम व्यापार का प्रमाण मिलता है यहाँ पे। भारत रोम व्यापार का प्रमाण मिलता है। अब आते हैं स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला मतलब मंदिर शैली। मंदिर शैली क्या है? तो पहला है नागर शैली। नागर शैली कहाँ पे? उत्तर भारत में। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, ज़्यादातर दक्षिण भारत में।
बेसर शैली नागर प्लस द्रविड़ शैली का मिश्रण है। बेसर शैली क्या है? नागर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ जाते हैं क्वेश्चन ज़्यादातर। बेसर शैली नागर प्लस द्रविड़ का मिश्रण है। पंचायतन शैली, पंचायतन शैली क्या है? पंचायतन शैली के बारे में आप देखिए। पंचायतन शैली मुख्य मंदिर के चारों ओर 4 सहायक मंदिर होते हैं। मुख्य मंदिर के चारों ओर 4 सहायक मंदिर होते हैं। जैसे कौन-कौन? तो लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? भुवनेश्वर में, ठीक है। दशावतार मंदिर कहाँ पे है? देवगढ़। कदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है, ठीक है। बातें भारत के विदेशी संबंध। भारत के उस समय प्राचीन में विदेशी संबंध कैसे-कैसे थे? तो वर्मा, वर्मा को उस समय क्या बोला जाता था? सुवर्ण भूमि। मलाया को क्या बोला जाता था? स्वर्ण द्वीप। कंबोडिया को क्या बोला जाता था? कंबोज। जावा को क्या बोला जाता था? यव द्वीप। तो यहाँ पे आपका भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत खत्म हुए। अब हम अगले वीडियो में प्रागैतिहासिक काल देखेंगे। अगर आपको वीडियो ये समझ आया और पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट जरूर